हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम लोग यूजीसी नेट 2023 की तैयारी के लिए जो पेपर 1 है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कम्युनिकेशन यूनिट है उसके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे कि कैसे एमसीक्यूज हमने तैयार करने हैं, नया टॉपिक कर रहे थे। लेकिन अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम तैयार कर रहे थे वो अकॉर्डिंग टू आपके एग्जामिनेशन है या नहीं। तो आज आप सब ने पार्टिसिपेट करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। और उस सबसे पहले आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। भोले बाबा की कृपा आप सभी बच्चों पर, हम पर, सब पर बनी रहे, अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। ठीक है, तो उसी के साथ भोले बाबा का नाम लेते हुए, हर हर महादेव कहते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस क्वेश्चन की सीरीज को। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। कौन सा टॉपिक है हमारा? कम्युनिकेशन है फॉर पेपर 1 प्रिपरेशन। जो लोग तैयार हैं एक बारी थम्स अप करो जरा। जो लोग रेडी हैं एक बार थम्स अप करो। आर यू रेडी? हुड़दंग मचाने के लिए तैयार हो तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो और एक बार थम्स अप करो कि यस आई एम रेडी। आप सभी को हर हर महादेव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और आंसर भी आप ही करेंगे, मैं सिर्फ पोल करूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। एग्जामिनेशन में स्पीड कैसे बढ़ेगी? जब हम क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर करेंगे। तो पढ़ते जाइए खुद से। स्मार्ट कक्षा मैं नहीं पढ़ूंगी क्वेश्चन को, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को। थैंक यू पार्वती। हैप्पी बर्थडे लालमन। चलो, सबका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे। स्मार्ट क्लासरूम, क्लासरूम कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के इफेक्टिव क्लासरूम, आपके जो है स्मार्ट क्लासरूम, इन सब से रिलेटेड आज आपका क्वेश्चन। स्मार्ट कक्षा सुविधा का जो उपयोग है निर्भर करता है किस पे? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर लिटरेसी से। स्मार्ट क्लास का क्या मतलब होता है भाई? कौन बताना चाहेगा स्मार्ट क्लास होता क्या है? स्मार्ट क्लास का क्या मतलब होता है? शिल्पा, यशिका, प्रतिभा, आंसर करो जरा। स्मार्ट क्लास में क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती हैं? डिजिटल बोर्ड होना जरूरी होता है, कंप्यूटर लैपटॉप होना जरूरी होता है। और अगर हमें वो चलाना ही नहीं आएगा तो हम स्मार्ट क्लास नहीं यूज कर पाएंगे। तो इसलिए स्मार्ट क्लास यानी कि स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग किस पे निर्भर करता है? आपकी कंप्यूटर लिटरेसी पे निर्भर करता है, कंप्यूटर साक्षरता पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कम्युनिकेशन के ये क्वेश्चन आप सभी ने पार्टिसिपेट करते हुए चलना है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। कक्षागत भाषण के निम्नांकित तत्वों को सही क्रम में रखिए। डिजिटल बोर्ड आता है स्मार्ट क्लास में, लैपटॉप आता है और उन सब चीजों के लिए कंप्यूटर आना चाहिए, अदरवाइज आप स्मार्ट क्लास नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सब लोग पार्टिसिपेट करिए क्योंकि अब एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। सरिता एक बारी रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करके फिर से स्टार्ट करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षागत भाषण यानी क्लासरूम में जो स्पीच होती है उसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आप क्या करते हैं जब क्लास करने आते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं।
इंट्रोडक्शन के बाद एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, वर्णन करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उपसंहार करते हैं। लास्ट में फीडबैक होता है और उसके बाद में जब आपको फीडबैक मिलता है कि हाँ भाई चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई, आफ्टर डेट स्पष्टीकरण यानी क्लैरिफिकेशन होता है। अपने आप को क्लासरूम में रख करके देखिए कि अगर मैं जाऊं क्लास में पढ़ाने तो मैं क्या करूंगा या करूंगी। वैसे ही लास्ट में फीडबैक के बाद आपका क्लैरिफिकेशन आता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, चेक करो, अभी मैं दिखा भी दूंगी। कक्षा में संचार के जो आयाम हैं वो कौन से हैं? एग्जाम कितने दिन बाद है? कोई मुझे बता सकता है एग्जाम की डेट क्या है? नहीं हो रहा सरिता, अभी भी तुम्हारा नहीं हो रहा? आई डोंट नो बेटा किस वजह से इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। मैं बता दूंगी भारती, ठीक है। इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर करो। कब से एग्जाम है आपके? मुझे बताइए एक बार, एग्जाम डेट मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? सीरियस कितने लोग हैं इस एग्जाम के लिए, एक बार हाथ उठाना जरा। कितने लोग अभी खाना खा के आए हैं वो हाथ उठाना। खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, और जो पढ़ाई करने वाले कैंडिडेट होते हैं ना, उनको कभी भी तुरंत खाना खा के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नींद आती है और इसी वजह से हम प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं। कब से स्टार्ट है? 21 तारीख से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने दिया है जरा देखिए एक बार। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर सही नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि हम नींद में हैं। खुद अपने एक बारी फीडबैक देखिए जरा, अपना अपना फीडबैक देखिए जरा, कितने क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। गलती क्यों हो रही है? अब तो एग्जाम आके खड़ा हो चुका है, अब तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। मान लो सबसे पहला ही एग्जाम यशिका आपका पड़ गया, देन क्या करोगे? गलती करोगे? अच्छा आज फास्ट खोला था, चलो चलो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। कितने लोगों का फास्ट है आज? आज फास्ट की वजह से सब जो है गायब है, मेरे को लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। संप्रेषण के आयाम, संप्रेषण यानी डायमेंशन की विषय वस्तु उद्देश्य निर्धारित होते हैं। अवलोकन के स्तर यानी लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन के द्वारा, इंटेंशनलिटी यानी सभिप्रायता के द्वारा, और मानकीय निर्णय यानी नॉर्मेटिव जजमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, ये पूछे गए क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन मत समझिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नए समझने के चक्कर में आप कहो कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आज था, चलो कोई बात नहीं, तब तो ज्यादा शक्ति आनी चाहिए भोले बाबा का नाम लेके। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मैं भी भारती क्लास ओवर होने के बाद ही कुछ खाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 चांदनी, आंसर क्या होगा बेटा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता। एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं और इसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। एक कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान जब संदेश प्रकट होते हैं तो इसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कक्षागत शिक्षण में उत्पादकता अधिकतम गुणवत्तापूर्ण अधिगम से संबंधित है। छात्रों और शिक्षकों के मध्य संप्रेषण कक्षागत उत्पादकता से ही शुरू से ही प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कम्युनिकेशन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। अपना लेवल चेक करिए क्वेश्चन का आंसर करके कि हम कितने क्वेश्चन सही करेंगे और कितने गलत।
आज तो मेरा कोई रोल ही नहीं है ज्यादा, मैं तो सिर्फ आज आंसर बताऊंगी आपको। प्रभावी श्रवण व्यवहार कक्षागत संवाद के रचनात्मक संदर्भ किनके द्वारा विशेषीकृत किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2022 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है? सरिता, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है बेटा? आप बाकी सबको क्लियर दिख रहा है? 360 पे वीडियो क्वालिटी करके देखो एक बार, बाकी सबको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म करना। बाकी सबको प्रॉपर दिख रहा है? हेलो न्यासा, सबको प्रॉपर दिख रहा है? इन क्वेश्चंस को देख के क्या लग रहा है कि कम्युनिकेशन की हमारी तैयारी कितनी है? एक बारी परसेंटेज बताना अपना अपना। क्या लग रहा है कि कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें, हमारी तैयारी 50%, 60%, 70%, 80%, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो हमारी तैयारी कितनी है? 90% तो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो यहाँ का लेवल है वो बड़ा ही खराब है। इजी चीजों को भी डिफिकल्ट करके बताया जा रहा है। कितनी है जरा एक बारी पोल में आंसर करिए। कम्युनिकेशन में आपकी तैयारी कितनी है? 50%, 80%, 70% या 40%? सृष्टि, गुड इवनिंग बेटा, क्लियर दिख रहा है? क्वेश्चन फ्लावर नहीं है, फायर है, दैट इज एनटीए। एनटीए वाले आपके इजी टॉपिक को भी कैसे डिफिकल्ट बनाते हैं उनसे सीखिए। आ रही है बात समझ में? और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारी कितनी तैयारी है, डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपके यहाँ पर डाले हैं आपके स्क्रीन पे, ये आपके 2021, 2022 और 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सोच सकते हैं कि लेवल क्या है इसका। प्रभात, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। खुद देखिए अपनी कितनी तैयारी है, हमारे किस यूनिट में। और जबकि कम्युनिकेशन में सब कहते हैं अरे बातें बातें तो करनी होंगी, कम्युनिकेशन होता क्या है? तो देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या चीज है। विनीता, प्रभात, आंसर करो बेटा। खुद से पढ़ के करो तो याद रहेंगी चीजें। दीपशिका, प्रिया, आंसर करिए। गुड इवनिंग एंड हैप्पी शिवरात्रि सीमा, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। यानी सबसे पहले क्या आएगा आपका? आवश्यकताएं यानी नीड। कक्षागत संवाद में प्रतिग्रहण के लिए बाधाओं की श्रृंखला है। सबसे पहले नीड्स हो गया, फिर चिंताएं हो गया, अपेक्षाएं हो गया, अभिवृत्ति हो गया। सोचिए इसकी भी सीक्वेंस है, बैरियर टू रिसेप्शन। बाई गॉड, क्या क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो बहुत आसान है, आंसर कर सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, और आज हम वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर कम्युनिकेशन में आए हैं और इंपॉर्टेंट हैं। शिवम, आंसर करो बेटा। कक्षा में भाषिक यानी वर्बल संकेतों या नॉन वर्बल संकेतों का संदेश में रूपांतरण क्या कहलाता है? जितना टाइम दे उतने ही टाइम में आपको आंसर करना है। सब लोग आंसर करिए बेटा। चाहे गलत है सही है वो अलग चीज है, बट आंसर तो करना है सबने।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 फीडबैक। ऑप्शन नंबर 1 होगा कि क्या होगा, फीडबैक ही होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। संकेतों में रूपांतरण कहलाता है फीडबैक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। डी कोडिंग कैसे होगा, मान लीजिए हम किसी को कोई बात कहना चाह रहे हैं, कोई मैसेज किसी को लिख करके भेजना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। हालांकि यहां पर भी इन्होंने सी लिखा है, डी कोडिंग। डी कोडिंग करना कक्षा में भाषिक संकेतों अभाषिक संदेशों का संदेश में रूपांतरण करना। एक बार डिटेल देख लीजिए जरा सा, क्यों यहाँ पे डिकोडिंग बोला गया है। डिकोडिंग भी सही है, फीडबैक भी सही है। फीडबैक क्या है, सिस्टम के आउटपुट के बारे में दी जाने वाली प्रतिक्रिया। अधिगमकर्ता के सीखने के संदर्भ में विपरीत यानी रिवर्स कम्युनिकेशन। पैरामीटर सूची में प्रक्रिया तर्कों से बचने का एक साधन। संकेतन यानी इनकोडिंग हो गया, संचार प्रक्रिया तब शुरू होती है जब स्रोत यानी जो सोर्स है या जो प्रेषक है, सेंडर है, जब अपने शब्दों, प्रतीकों, चित्रों और इसी तरीके के संदेशों का चयन किसी प्रेषक द्वारा किया जाता है। विसंकेतन यानी डी कोडिंग क्या होती है, जब कोई आपको संदेश भेजता है तो आपको जब उसकी अर्थपूर्ण व्याख्या करनी होती है, तो आप क्या करेंगे, उसके जो जो भी वो संदेश भेज रहा है, वर्बल नॉन वर्बल, उसका रूपांतरण ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग डी कोडिंग है। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से A1 भी होना चाहिए, बट यहाँ पर अभी जो यहाँ पर बताया गया है उनके हिसाब से डी कोड करना है। सी दिया है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो एक बारी क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। फीडबैक, हाँ, डिकोडिंग का, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो देख लो जो इसमें बेटर आपको ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो है, हमें जो बेटर ऑप्शन है, जो एकदम अप्रोप्रिएट है, उसको ही चुनना है। गुड़िया हैप्पी बेटा, हैप्पी शिवरात्रि, आंसर करो जल्दी से। शिवम अभी बाकी भी है, अभी मैं और भी करवाऊंगी, ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। असर्शन रीजन भाषा और गैर मौखिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षागत संवाद का महत्वपूर्ण भाग है। अगर कक्षा का दृश्यबंध अनन्य और सांस्कृतिक हो तो भाषा पर प्रवीणता अतिदेय हो जाती है। अक्षु, क्वेश्चन नंबर 8। नसरीन, मैं कोशिश करती हूँ बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पहला है ऑप्शन दिया गया है वो सही है। द लिंकेज बिटवीन लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल साइन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। भाषा और गैर मौखिक संकेतों के मध्य अनुबंध कक्षा संवाद का महत्वपूर्ण भाग है, ये सही है। अगर कक्षा का दृश्य बंद अनन्य सांस्कृतिक हो तो भाषा पर प्रवीणता अति देय हो जाएगी। ये जो दूसरा कारण दिया गया है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट असर्शन रीजन, ये सबसे ज्यादा पूछा वाला टॉपिक है आपका, और यही है एक्चुअली में आपका। कोई बात नहीं गुड़िया, मयंक, एक्चुअली में यही है आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा। गुड इवनिंग संगीता, साहनी इकोनॉमिक्स, आंसर करो बेटा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और हमारी कितनी तैयारी है, ये PYQ देखकर पता चलता है, वो भी लेटेस्ट। अब इजी क्वेश्चन देखने हैं तो वो कोई बात ही नहीं है। इजी क्वेश्चन देखने में क्या होगा कि आप लोगों की उसी तरीके की ही आपकी मेहनत होगी, है ना, बट एक्चुअली में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको लाती हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 कक्षागत संप्रेषण एक संव्यवहारगत प्रक्रिया है। पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता अधिगम गुणवत्ता को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही हैं, लेकिन जो व्याख्या दी गई है वो सही नहीं है। अभी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अभी तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके।
एक्चुअली में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग कहीं देख रहे हो कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं हम, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो मतलब कोई 4 एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके, लेंदी क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके जितने ज्यादा आपको लगता है ना कि मतलब कैसे और हो सकते हैं, बिल्कुल वही चीज। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगमकर्ता के संप्रेषण क्रियाकलाप किस अनुक्षेत्र में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन हो गया, स्टार्ट करी हूं टाइम अब। अभी नहीं आया, फेज 2 3 अभी नहीं आया। एग्जाम में बैंड बजेगी, न्यासा 100% बजेगी, और सबसे ज्यादा उनकी बजेगी जो इन क्वेश्चंस को ही नहीं देखेंगे। यकीन मानिए, कम से कम आपकी नजर में ये चीज रहेगी, तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे ही डेफिनेटली, तो उस समय पता है क्या होगा, आपको डर नहीं लगेगा। एग्जाम नजदीक आते एक्यूरेसी लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, और ऐसे क्वेश्चन जो नहीं देखेगा और वो ये सोच के जाएगा कि हम एमसीक्यूज ABCD टिक करने वाले हैं, उनका सोचो क्या होगा। Communication activities of learner fall into domain consisting of, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, ऑप्शन नंबर 3 अंतर्व्यक्तिक कौशल, ऑप्शन नंबर 5 इंटरपर्सनल रिलेशन। इस बार 100%, 100% लास्ट टाइम भी बजी थी, इस बार भी 100% ही बजने की उम्मीद है। कहीं से भी वो रियायत नहीं देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को। मान लीजिए आपने कहा कि टीचिंग एप्टीट्यूड मैम बड़ी यार बड़ी लेंदी पूछी गई, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड छोड़ दिया। फिलोसोफर पूछे गए, टीचिंग कॉन्सेप्ट पेडागोजी पूछ ली गई, हम नहीं कर पाए। आप आगे बढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी ऐसे ही ये लोग झोल मारेंगे, यानी कोड में क्वेश्चंस पूछेंगे, असर्शन रीजन पूछेंगे। मतलब कहने का ये है, आप कहां तक किस किस यूनिट को छोड़ेंगे। अगर एग्जाम देना है तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन से तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, और चलानी क्या है आपको, चलानी क्या है आपको, चलानी है आपको ट्रक। चलाना क्या है आपको, ट्रक चलाना है, और सीख रहे हैं स्कूटी। होगा क्या ऐसे टाइम में, जरा मुझे कोई बताएगा। हिस्ट्री का भी जल्दी आएगा बेटा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ही समझ, क्वेश्चन आप मयंक स्टेटमेंट पढ़ो। अगर आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है तो दोनों को ट्रू करो, फिर देखो एक्सप्लेनेशन उनका जो है वो सही है या नहीं, वो अलग बात है। जुलेखा आंसर करो बेटा। सही बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। कुछ लोग ना ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि स्कूटी वाली चीज की यार इजी चीज दिखा दो, हम इजी देख लेंगे, हम कराएंगे एग्जाम में। और होता क्या है, जब वहां ट्रक आके खड़ा हो जाता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, फिर समझ ही नहीं आता कि किधर से क्या ऑन करे, गियर ही नहीं लगते कोई भी। ये आपका ट्रक वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजन, असर्शन क्या पूछा है कि कक्षा संप्रेषण में यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन में शिक्षकों को विद्यार्थी के दृष्टिकोण को स्वीकार कर उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। रीजन है कि कक्षा में दृष्टिकोण को स्थापित कर संदेश ग्रहण की संभाव्यता को बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोग अगर मान लीजिए कोई चीज मुझसे कहते हो, तो मैं क्या करती हूँ, उस चीज को कंसिडर करती हूँ कि ठीक है आपने कोई चीज कही, मैंने उस ओपिनियन को कंसिडर किया। अगर आपने मुझसे कोई चीज कही है, इट मीन्स कि जो हमारा मैसेज है वो आप तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजें आप पहले देखिए कि स्टेटमेंट में जो असर्शन लिया है वो सही है कि नहीं, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर शुड एक्नॉलेज एंड टेक इनटू स्टूडेंट व्यू। क्या मुझे आपके व्यूज या आपकी ओपिनियंस को नहीं लेना चाहिए, एज अ टीचर लेना चाहिए।
मुझे आपकी बातें सुननी चाहिए। अगर मैं मुझे कैसे पता लगेगा कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। और अगर बताओगे तो मुझे उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। फिर अगर मैं आप लोगों के दृष्टिकोण यानी ओपिनियन, आपके व्यूज को लेकर चलती हूँ और उसके अकॉर्डिंग आगे आगे बढ़ती हूँ, तो क्या होगा कि जो संदेश ग्रहण यानी जो मैसेज आपको देना चाह रही हूँ या जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ, वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो जब भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आए, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और फिर ये देखो कि हाँ भाई इसमें लिखा क्या हुआ है। कॉमन सी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर करिए। कुछ भी कर सकते हैं, वो एनटीए है। इसीलिए तो कल मैंने कहा था फ्लावर मत समझना इनको, ये पुष्पा है, ये कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम में। हिंदी का एग्जाम राजकुमार बहुत जल्द होगा बेटा। अभी हो सकता है 1-2 दिन में फेज 2 की भी नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ना सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको उस जो पैलेट होती है ना जहां पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं उसको भी फिल करते जाना है। ये नहीं कि बस पढ़ लिया पेपर और आंसर टिक ही नहीं किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कितने लोगों का सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, समझे गए अर्थों की व्याख्या करके। कक्षा में जो पारस्परिक क्रिया की गति को किसके माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है? समझे गए अर्थों की व्याख्या करके। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए। और आप में से कितने लोगों ने ए आंसर किया है? कितने लोगों का आंसर ए है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करिए। जिन्होंने ए किया है उनका सही है। वेरी गुड। कक्षा संचार में शिक्षक के द्वारा सृजनात्मकता, सहसंबंधता, विश्लेषण की क्षमता का प्रदर्शन किस श्रेणी का कौशल कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 13। हर हर महादेव आनंद। अभी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, थिंकिंग स्किल। जहां पर आपका किसकी बात हो रही है? क्रिएटिविटी। जहां भी क्रिएटिविटी आएगी, कोरिलेशन आएगा, एनालिसिस किसमें करते हैं? दिमाग में करते हैं। क्रिएटिविटी कहाँ आती है? दिमाग में आती है। जो दिमाग की चीज होगी उसमें हम क्या करेंगे? चिंतन कौशल को ही डालेंगे। इसमें शिक्षण, स्मरण, कल्पना, ये सारी चीजें आती हैं। जहां पर भी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, चिंतनशील आ जाएगा वहां पे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार जरा देख लीजिए। क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर में रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाएगा? जय शिव शंकर निधि, आंसर देखिए बेटा। क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, तो लेवल देखिए अपने एग्जाम का। गुलफसा आंसर करो बेटा। गुलफसा का 22 तारीख को एग्जाम है, तो सब लोग विश करो ऑल द वेरी बेस्ट गुलफसा, और जिनका भी फर्स्ट फेज में एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर 14, रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में शिक्षण व्यवहार के गुणों को बताना है। टाइम दे रही हूं अब। ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं? ये बताओ जरा। ये पीवाई क्यू उठाया है मैंने। नसरीन,
अच्छा, एक चीज और चीज बताओ, मान लो ये वाले क्वेश्चन अभी आपको प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे जूम करना पड़ेगा। क्या एग्जाम में अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिखता है, तो क्या आप उसे जूम कर सकते हैं? आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर बी। इसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। कितने बड़े क्वेश्चन से बचेंगे, बात तो ये है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, एक्चुअली में यही है एग्जाम। वो ABCD वाले क्वेश्चन गए, वो वाले क्वेश्चन गए। आदिल, आवाज नहीं आ रही है? वहां पर आपको प्लस और एक वहां पर आपको एक साइन दिखाई देगा प्लस और माइनस करने का। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दे ठीक से, तो आपने प्लस पे टिक करना है जो जूम हो जाएगा, फिर माइनस पे टिक करना जिससे कि वो जूम कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सीमा को टेंशन वाली बात नहीं है, सारे ऑप्शन आपको इसी स्क्रीन, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेम ऐसे ही स्क्रीन होगी। यहाँ पर टाइमर लगा होगा, यहाँ पे पैलेट बनी होगी जहां पे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पे आपकी पिक्चर शो हो रही होगी, आपका सब्जेक्ट शो हो रहा होगा, और कहीं पर भी कुछ ना समझ में आए तो आप वहां जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। देखो, एक चीज समझ लो, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसका। अगर आपको तुक्का लगाना है तो उसमें तो कुछ नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम जो काम करके आए 100% एक्यूरेट हो, तो जितने ज्यादा से ज्यादा MCQs PYQs उठा लो उतना बेटर है। सुधीर, गुड इवनिंग बेटा, आंसर करो इस क्वेश्चन का। जितने ज्यादा MCQ, जितने ज्यादा PYQ करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। श्रीकांत, आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा कारक कक्षा में प्रभावी संप्रेषण में योगदान करते हैं? इफेक्टिव क्लासरूम, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 5। कौन सा कारक, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कक्षा में प्रभावी संप्रेषण में योगदान करते हैं? सूचना की अधिकता, मान लीजिए मेरे को क्लास करनी है, और अगर मैं कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे दूंगी तो अगले दिन कोई ना कोई मुझे मैसेज कर देगा कि मैम आप इतनी इंफॉर्मेशन मत दिया करो। अगर मैं अपरिचित यानी अनफैमिलियर वर्ड्स को यूज करूंगी जो तुम लोगों को नहीं पता, तो भी आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर हम चाहते हैं कि अपने क्लासरूम को बढ़िया बनाना, इफेक्टिव बनाना, तो हमें अपने शब्दों में संतुलित रहना पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस यानी संदेशों का चक्रीय प्रवाह, यानी आपको जो मैसेज देना है कंटिन्यू आप वो बात करेंगे। प्रतिपुष्टि के आकलन के लिए तंत्र यानी मैकेनिज्म ऑफ एसेस द फीडबैक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70। आनंद, आंसर करो बेटा। हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। कक्षा संप्रेषण में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन क्लासरूम कम्युनिकेशन? जिनकी 2 या 3 मार्क्स से, लक्ष्मी प्रिया, पेपर 1 में रुकती है या पेपर 2 में रुकती है? अगर आपको लगता है कि पेपर 1 आपका इतने अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप पेपर 2 पे फोकस बढ़ा दीजिए। दूसरी चीज है, जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है या जिस क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए। ये मत सोचिए कि DI आ गया है तो हमने अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए DI पहले सॉल्व करना है। नहीं आता है, दैट इज ओके, बाद में सॉल्व करिए उसको। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए।
क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान रखिए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न तरीकों से संदेश की बार बार पुनरावृत्ति करना। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई एक टॉपिक है और हम उस टॉपिक को अलग अलग उदाहरण दे करके अलग अलग तरीके से समझाने की आपको बार बार कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको वो समझ में आ चुका है, लेकिन हम फिर भी उसको तरीका बदल बदल के आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। कि करना चाहिए, आवश्यक है भाई, करना चाहिए, जिससे कि आपको जो चीजें हैं अच्छे से याद रहें। हैप्पी शिवरात्रि पारुल। ठीक है, तो क्या चीज हमें करनी चाहिए, क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कम्युनिकेशन के ये क्वेश्चन आपके 2021, 2022, 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये लेटेस्ट पैटर्न को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िए और आंसर करिए और खुद से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं स्पीड नहीं बनेगी आप लोगों की। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा संप्रेषण में क्या शामिल होता है। आप एक क्लास में गए, आप एक टीचर हो, मान लीजिए आप में से कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे लगा लिया डॉक्टर। आप एक लेक्चरर बन गए हो, ठीक है। आरती, दीपशिका, अंजलि, शिवम, शंभू, मान लो आप लोग लेक्चरर बन गए हो, एक टीचर बन गए हो, ठीक है। राधा, आपने क्या करना है, आपके लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होंगी, क्या होंगी। ऑप्शन नंबर सी होंगी, यानी लिसनिंग बाय लर्निंग। लिसनिंग बाय लर्निंग अधिगम के द्वारा कैसे सुन पाओगे। औपचारिक व्याख्यान देना, कक्षा संप्रेषण में फॉर्मल लेक्चरिंग होती है। इनफॉर्मल डिस्कशन होता है, कक्षा में क्या होता है, इनफॉर्मल डिस्कशन होता है। उसके अलावा लेस इंपॉर्टेंस टू फीडबैक, ऐसा नहीं है, आपके लिए फीडबैक भी उतना ही जरूरी है। एंड लास्ट में व्याख्या करना। आप लोग यूट्यूब क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, फॉर्मल लेक्चर हो रहा है, औपचारिक व्याख्यान दिया जा रहा है, क्योंकि काफी नॉलेज आप लोगों को है, तो फॉर्मल लेक्चरिंग हो रही है। इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। इनफॉर्मल डिस्कशन कैसे होती है, जैसे मैं किसी के बारे में बात करूं या आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, कि मैं मेरठ से हूं या मैं दिल्ली से हूं, या मैंने इतना टॉपिक पढ़ा है या मैंने इस यूनिट को ज्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, फीडबैक भी जरूरी होता है, लेकिन इन्होंने कहा कम महत्व देना, इसलिए वो गलत है। एक्सप्लेन करना चीजों को बहुत जरूरी है इफेक्टिव क्लासरूम के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, आंसर करिए इस क्वेश्चन का, टाइम स्टार्ट हो रहा है। हाँ, डी नहीं, सी ऑप्शन है उसका। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा संप्रेषण यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन में कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक विस्मृतता किसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 19, इनफॉर्मल में मोटिवेशन भी आता है, बिल्कुल सही बात है, नॉलेज तो बहुत ज्यादा है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप किसको टिक करके आओगे, असलम बेटा किसको टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आ गया तो आपने किसको टिक करना है, कायोटिक कंडीशन यानी अव्यवस्थित परिस्थितियां। अव्यवस्थित परिस्थितियां आपकी कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक विस्मृतता का परिणाम है। संज्ञानात्मक विस्मृतता असंगत विचारों, विश्वासों, दृष्टिकोणों की स्थिति, विशेष रूप से व्यवहार संबंधी निर्णय या दृष्टिकोण परिवर्तन से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 20,
ऐसे क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 भरा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखो आप लोगों को जो बेस्ट आंसर लगे आपको उसको चूज करना है। दूसरी बात, एनटीए किसको सही करता है, डेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनटीए क्या करता है, कभी कभी सही क्वेश्चन को भी गलत कर देता है और गलत क्वेश्चन को भी सही कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क इन द क्लासरूम, exactness of communication in a cross cultural setting is flexible and responsive। करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जो पहला है वो गलत और दूसरा सही है। संप्रेषण कक्षा में टीम कार्य भावना को प्रोत्साहन नहीं देता है। संप्रेषण के लिए एक दूसरे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए सांस्कृतिक परिवेश में संप्रेषण की परिशुद्धता, नम्यता और अनुक्रियात्मकता होती है, यानी क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क। लेकिन अगर देखो तो यार स्टेटमेंट 1 भी सही लग रहा है मुझको। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसके हो सकता है कुछ के मीनिंग आपको समझ में ही नहीं आए, और हिंदी वाले तो सबसे डेंजरस वाले होते हैं टॉपिक। यहां पर इस क्वेश्चन का मेरे को तो यार ये भी सही लग रहा है, क्रॉस कम्युनिकेशन प्रमोट टीम वर्क इन द क्लास। यार तो अगर अच्छा होगा कम्युनिकेशन तो टीम वर्क करने में क्यों नहीं प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है ऑप्शन ए भी सही है यार, ये लोग पागल कर देंगे बिल्कुल। क्रॉस कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए जिससे कि मोटिवेशन बढ़े और बच्चों के बीच में टीम भावना बढ़े, लेकिन क्या बताएं यार, एनटीए है ना। 21 क्वेश्चन नंबर, इसीलिए मैं कह रही हूं ज्यादा मत सोचना, क्योंकि एनटीए को जो सोचना होगा उसी का ही आंसर करेगा। 21 क्वेश्चन नंबर, ए राइट होना चाहिए, यही मैं भी कह रही हूँ। दोनों सही होने चाहिए, यही तो है एनटीए का जोर। अवाचिक यानी नॉन वर्बल क्लूज का मुक्त असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। अध्यापक का आकर्षण व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवंत बना देता है। क्वेश्चन नंबर 21, ये वाली एनटीए को भी नहीं आती है, पर मुझे लग रहा है किसी मतलब पता नहीं किसको लेकर आते हैं जो यहाँ पर बनाता है पेपर, बट रियली जो बनाता है ना पेपर, अगर मिल जाए तो कम से कम ऐसी लैंग्वेज तो डालो जो बच्चे को समझ में आए, मतलब ऐसी टॉपिक डाल देंगे जिसका कोई क्या ही बताए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहला गलत दूसरा सही। अवाचिक संकेतों यानी नॉन वर्बल का मुक्त असीमित प्रयोग शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को घटाता है। नॉन वर्बल क्लूज अगर होंगे तो वो क्या करेंगे, संप्रेषणात्मक पहलुओं को घटाएंगे, ऐसा कैसे भाई। ये कक्षा के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कराता है, कक्षा के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता नहीं है, घटाता है भाई। इसे उद्दंड व्यवहार के अंतर्गत माना जाता है। जैसे मान लो कि जो है आनंद है और आनंद ने एस्पिरेंट के ऐसे हैंडशेक कर लिया, बार बार कह रहे आओ भाई हैंडशेक करें, नॉन वर्बल क्लूज क्या हो गए। या मान लीजिए दूर से इशारे चल रहे हैं, अगर ये सारी चीजें ज्यादा होंगी, नॉन वर्बल क्लूज क्या होगा, जो इशारे करते हैं, जो इशारे हो गए। इन्होंने कहा कि उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो क्लासरूम है, उसमें बढ़िया चीजें होंगी, बट ऐसा नहीं है, ज्यादा इशारेबाजी नहीं होनी चाहिए क्लास में। और इसमें यार तो दूसरा भी तो नहीं होना चाहिए। इस इन्होंने लिखा है मयंक डी, इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने लिखा है नॉन वर्बल क्लूज। नॉन वर्बल क्लूज क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं जनरली, नॉन वर्बल की अगर हम बात करें, बच्चे आपस में क्या करते हैं, इशारे करते हैं। इशारे करते, किसी को आंख मार दी है, या फिर किसी को जो है हैंडशेक कर लिया, ये टप्पा मार दिया, ये सारी चीजें तो होती हैं आपके नॉन वर्बल क्लूज क्लूज में।
तो कह रहे हैं कि अगर उसकी मात्रा ज्यादा हुई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इशारेबाजी या ये सब हरकतें करेंगे, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन बढ़ेगा। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। जैसे कि असलम, मान लीजिए इशारेबाजी असलम ने ज्यादा कर दी, तो मैं थोड़ी देर बाद असलम को कह दूंगी भाई चुप हो जाओ जरा, क्या होगा, इससे क्लास में इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बॉडी लैंग्वेज, यस ठीक है, प्रणाम अंशु, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट कहा है कि अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवन बना देता है। यानी तुम लोगों के सामने मतलब आना पड़ेगा तो व्यक्तित्व अच्छा बना के आना पड़ेगा, है ना। दूसरा जो टॉपिक लिखा है यार, दूसरा भी इन्होंने बड़ा मस्त लिखा है, और लिखा है कि भाई टीचर को भी अट्रैक्टिव होना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई बिना नहाए धोए चला आया वही क्लासरूम में और सो रहा है आकर के क्लास में, ये भी नहीं होना चाहिए, देखने में ठीक ठाक होना चाहिए। कोई बात नहीं आशीष, ठीक है। अब यहाँ पर उसी चीजों को लेकर के मतलब सोचिए एनटीए क्या करने बैठा है आप लोगों के साथ, एप्टीट्यूड अच्छे से करेगा। एस्पिरेंट पीटने लगेगा हमें, अरे। ठीक है, तो उसको पढ़ के आपने आंसर करना है अपने दिमाग से। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का क्या परिणाम होता है। जैसे कि एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा होता है और उस टाइम पे जो है एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, दूसरे में देखने लगेगा कि उसके सिस्टम पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। इशारे से पूछेगा तुम्हारे में क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या। इतने में सद्दाम क्या कहेगा कि नहीं भाई पता नहीं मेरा ही सिस्टम नहीं चल रहा है, उसका सिस्टम तो बढ़िया चल रहा है। अगर यही सब इशारेबाजी होने लगेंगी, फिर एनटीए के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो बोलेंगे भाई चुप हो जाओ, अगर आप लोग ऐसी कलाकारी करोगे तो सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो आप। यही किया जा सकता है बस। आई कांटेक्ट हो गया, इशारेबाजी हो गई, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 22, टीचर का नॉलेज से मतलब है उसका, लेकिन ये चीज है ना मयंक कि मान लीजिए टीचर है और टीचर मान लीजिए ऐसे ही बन के आ गया, होगा क्या कि आपको उसको देख के नींद आने लग जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 22 पे आंसर करो जल्दी से। बाय गॉड कम्युनिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देख लीजिए जरा। सिर्फ कहने के लिए है कि कम्युनिकेशन है, ये पूरा सिस्टम ही है इनका। ऑप्शन नंबर डी यानी बी डी ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जुलेखा समझ में आ रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर डी यानी अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना। और सकारात्मक अधिगम प्रतिफल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, लैंग्वेज देखिए आप, लैंग्वेज बहुत मस्त है इनकी। वो कौन सा जोक था एक वाला, लैंग्वेज तो बड़ी खराब है, क्या था एक कुछ था ना ऐसे करके जोक, वही वाला हाल है इनके लिए कि लैंग्वेज तो भाई साहब बड़ी खराब है इनकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 आपके सामने, आंसर करिए। 6th क्लास में जब पढ़ते थे तब हमारे टीचर सोते थे क्लास में, ओहो। कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं बेटा, बाद में भी आराम से देख सकते हो। कम्युनिकेशन ने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। एनटीए पागल है लालमन। अभी पता है कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन पेपर पहला आएगा और उस क्वेश्चन पेपर के आने के बाद ज्यादातर लोगों का दिमाग हिल जाएगा, फिर आते ही यही कहेंगे कि मैम ये एनटीए पागल हो गया है। लिटरली आप लोग एनालिसिस को देखना और उसमें मैं बताऊंगी किस किस का दिमाग खराब हुआ है। अध्यापक विद्यार्थी संप्रेषण के संबंध में कौन सा सकारात्मक प्रभाव में योगदान देते हैं। तदित्व की भावना, प्रतिभागिता को स्वीकार करना, अनुनयात्मक अभिवृत्ति। 24 क्वेश्चन नंबर, कुशल संप्रेषण की विशेषताएं। कहीं पर भी आपको लग रहा है इजी क्वेश्चन है, कहीं पर भी लग रहा है आपको इजी क्वेश्चन डाले हुए इनमें, कम्युनिकेशन जैसा टॉपिक उठा करके ऐसा हल किया है इन्होंने, पेपर आते ही तोते उड़ जाते हैं। यस, यूपीएससी हो गया है पूरा, सही कह रहे हो। कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताएं,
यूपीएससी में ऐसा एग्जाम आता है जैसा ये यहाँ पे डाल रहे हैं। श्रीकांत, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे। अरे ये तो फिर भी सोचो कि पीवाई क्यू है, यानी ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पूछा जा चुका है, ये तो वो है। अभी आप ये सोचो कि आएंगे क्या, मतलब इनके जो कबूतर बिठाए हुए हैं, जो मतलब क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, उसका लेवल क्या रखेंगे ये लोग, आप ये सोचो जरा। अभी तो ये करे हुए क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें भी जेआरएफ लिया है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6। बैलेंसिंग इंटरैक्टिव स्टैटिक एलिमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीजर, अंडरस्टैंडिंग लर्नर सोशियोमेट्री। कुशल संप्रेषण की विशेषताएं, और कौन कौन सी विशेषताएं हैं एक बार इस पीडीएफ को उठा के पढ़ लेना, पढ़ना तो जरूरी है, बाद में मत कहना नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर करिए। बिल्कुल गुलफशा, अभी 22 तारीख को आपका एग्जाम है। अभी 21 वालों का हाल देखना आप क्या होगा। जो बड़े बड़े दिग्गज होंगे ना, जिनको लगता होगा कि हम पूरे क्वेश्चन पेपर को, इन क्वेश्चंस में यूजीसी नेट में कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मेरे को ये टॉपिक 100% आता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, तो बेनिफिट है आपका। अगर आप बैठ जाओगे कि नहीं यार मेरे को ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है, यकीन मानिए वो टॉपिक आपकी धज्जियां उड़ा देगा। क्वेश्चन नंबर 25, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते रहिए। ये मत सोचिए कि भाई एग्जाम आएगा तभी करेंगे। उपाख्यान द्वारा, किसके द्वारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है स्टार्ट करना सही रहता है? ऑप्शन नंबर बी। अभी तो देखो और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ऑप्शंस देखिए किस बुक में मिलेंगे ये ऑप्शन, कोई बताएगा किस बुक में आपने पढ़े हैं इसके ऑप्शंस? किसी बुक में आंसर नहीं मिलने वाले इसके, क्योंकि ये किसी बुक से आता ही नहीं है। इसीलिए जब एग्जाम आ रहे हो तो कोशिश करिए कि लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर उठा के जरूर देख लो, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीजें तो ये 100% आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। कक्षागत संप्रेषण यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी लिमिटेड बाय अवॉइडिंग द यूज ऑफ, ऑप्शन नंबर बी, घिसी पिटी शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर बी, घिसी पिटी शब्दावली इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सृष्टि, इसीलिए मैं कह रही हूँ एग्जाम तक कंटिन्यू बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं करना है कि नहीं भाई आज हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया है तो दोबारा इसको नहीं पढ़ना है। पढ़ते रहिए कंटिन्यू, कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही रहिए। आज क्वेश्चन आसान है। क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो बैरियर हैं उनको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन बैरियर से ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी आपने क्या करना है, शब्दाडंबर के स्तर की पहचान करनी है, वाणी में उतार चढ़ाव यानी वॉइस इन्फ्लेक्शन देखना है, और भाषा को प्रासंगिक बनाना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28। निवेदिता आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। कौन से वाले क्वेश्चन को? अभी ये वाला दिख रहा है? सोनम गुड इवनिंग बेटा, आंसर करिए ये क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन के एग्जाम में पूछे गए हैं।
विद्यार्थियों के द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का जो आधार है वो क्या है? मैं अच्छी हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी, एम्पैथेटिक लर्निंग, तदानुभूतिक अधिगम। प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना महत्वपूर्ण है और प्रभावी ढंग से सुनने के अभाव में संदेश को गलत समझा जा सकता है। तदानुभूतिक अधिगम विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का एक आधार है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर करिए। नहीं, मैंने तो आज टाइम से ही स्टार्ट कर ली थी, 8:30 9 का टाइम ही रहता है मेरा। आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29। थैंक यू मयांक। ये क्वेश्चन मेरे लाए हुए बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन एनटीए के लाए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी जो एनटीए ने पूछे हैं। कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी पे, यानी जो आपका थीम है उसका वर्णन करने पे, शब्दों वाक्यांशों का सही यूज करने से, और प्रस्तुत की गई व्याख्या में क्लैरिफिकेशन यानी क्लैरिटी होने से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये एनटीए ने ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप लेवल समझ सकते हो कि कैसा लेवल इस बार आएगा। राधे राधे। आंसर करो बेटा। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुल अज्ञानता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहुल अज्ञानता। ठीक है, यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है और उस शिक्षक व्यवहार को बहुल अज्ञानता के रूप में वर्णित किया जाएगा। बहुल अज्ञानता एक ऐसी स्थिति है जहां पर तुलनात्मक रूप से लोग मानते हैं कि उनके समूह में अन्य लोग अधिक या कम दृष्टिकोण या विश्वास या व्यवहार रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पढ़िए और आंसर करिए, ये समझिए आज मेरा एग्जाम है। सीमा, इसका पीडीएफ वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर में अवेलेबल होगा, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है, वहां पर भी अवेलेबल होगा। कम्युनिटी पोस्ट को भी थोड़ी देर में देखिएगा, तो कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैं वीडियो के साथ लिंक को शेयर करूंगी। कोई बात नहीं पवन, गलत हो रहा है तो नई चीजें आप सीख रहे हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रयास करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको 100% मिलेगा। कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 1, यानी दोनों ही सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, यानी आपको ये पीडीएफ उठा के एक बार पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ भारती, मैं बता के जाऊंगी बेटा।
कक्षा संप्रेषण यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन के प्रभाव को इस प्रकार विनियमित किया जाता है कि उसका ये परिणाम हो। ऑप्शन नंबर 1, सूचना का, विचारों का आदान प्रदान। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33, सोचिए एक क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं कम्युनिकेशन के। कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करे हैं? बबीता, नहीं बेटा, भूली नहीं हूं किसी को भी, किसी को भी नहीं भूली हूँ, बीबी फातिमा को भी नहीं, रिंकी को भी नहीं, विनीता, फरहान, किसी को भी नहीं। बस याद रखिएगा कि आप लोगों का एग्जाम आ रहा है और इस समय मेरा कंसंट्रेशन है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराना। ठीक है, यानी अगर आप लोग क्लास अटेंड करो तो मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराएं। ठीक है, इसलिए अगर मैं कमेंट्स पर ध्यान ना दे पाऊं तो टेंशन मत लेना। कक्षा में कौन से प्रतिबंधों के कारण कुछ विषयों पर बातचीत करना आसान होता है जो हम नहीं चाहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यस टैग हो गया, मेंटल डिसएग्रीमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। थैंक यू गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, जल्दी जल्दी करो, बस फिनिश होने वाला है। लालमन, लालमन तो अन अकेडमी में भी साथ में ही रहते हैं। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34 बस कंप्लीट होने वाला है बेटा, एक क्वेश्चन बचा है, थोड़ी हिम्मत और लाइए। दीपशिखा, आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35? पार्वती, नीलम, थैंक यू बेटा। और ये क्वेश्चन 100% आपको ऐसे ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ जाओगे। तो अगर इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन बन के आएगा भी तो भी आप उसका सही आंसर कर पाओगे। बोथ करेक्ट, बोथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, आंसर करिए। लास्ट है ना? रिंकी, क्या समझ नहीं आ रहा है? यस मयंक, बिल्कुल बेटा, अपनी सेहत पर भी, इसीलिए मैंने आज फास्ट नहीं रखा। आज मैंने इसीलिए फास्ट नहीं रखा, मैंने कहा अगर मैंने फास्ट रख लिया तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हाँ, एफर्ट्स नीडेड, आवश्यक प्रयास। ठीक है, 1954 में विल्बर शैमन ने चयन के भाग की अवधारणा भी विकसित की थी। ओहो, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। अब क्या करें? इतने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता लगता है कि कौन सा क्वेश्चन बनाया, कौन सा रह गया। नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लास नहीं चलती है, ऑनलाइन ही रहता है। आंसर करिए। यहाँ पर स्टेप्स आपको बताने हैं कम्युनिकेशन के, सीक्वेंस बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। चलिए जल्दी से आंसर दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, यानी ये लगे हैं पूरे के पूरे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। सबसे पहले स्रोत, कूट लेखन, संदेश, वी कोडक और लास्ट में क्या आएगा? फीडबैक आएगा। 37। चलो अब लास्ट है, अब पक्का लास्ट है क्वेश्चन। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज फाइनल आंसर। चलो अब नहीं, इसका पीडीएफ अभी मैं बताती हूँ बेटा।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी है और अभी मैं बता भी दूंगी कहां पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी, यानी गोल ओरिएंटेड होता है और कोलैबोरेटिव होता है। क्लासरूम में क्या चीज होती है, सब लोग आपस में सहयोग करके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और गोल ओरिएंटेड होता है। और अरे बाय गॉड, एक क्वेश्चन और आ गया यार, मैंने कितने डाल दिया आज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर करिए जरा। मैं सोच रही थी आज बस लास्ट में रखूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन यार ये तो बढ़ गया। चलो इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ। कक्षागत संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? ऑप्शन नंबर डी, चयनात्मक अध्ययन यानी सेलेक्टिव अटेंशन का। बस अब हो गया भाई, ज्यादा नहीं। और ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है, ये वाला। और अगर अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, भाई पता है आपको, ओनली 49% बंदे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये फ्री लाइव क्लास देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब करने में क्या इशू है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ये रहा ज्वाइन बटन, जहां से आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो। आप जानते हो कि वीडियोस रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी होते हैं, उनको भी आप लोग देखिए। लाइव वीडियोस तो देख ही रहे हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। कम्युनिटी में क्विज डालती रहती हूँ, क्विज में पार्टिसिपेट करिए। तो कौन कौन सपोर्ट करेगा पहले तो ये बताइए, और मैं 1 मिनट आप लोगों को बता देती हूँ कि किधर से आपको जो है पीडीएफ मिलने वाला है। 1 मिनट होल्ड करिए जरा सा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, गूगल पे आएंगे, गूगल पे आपने या तो डाल लीजिए सीधा सा यूजीसी नेट पीवाईक्यू रिवीजन। यूजीसी नेट पीवाईक्यू रिवीजन पे ही सबसे पहले ही हमारा आ जाएगा, क्योंकि हम ही पीवाईक्यू रिवीजन कराते हैं और कोई कराता ही नहीं है। यहाँ पर सारे वीडियो हमें हमारे दिख जाएंगे पीवाईक्यू रिवीजन में। 2023 पेपर 1, यहाँ पर क्लास की जिन्होंने भी अभी तक क्लास अटेंड नहीं करी है वो मिल जाएगी। 2022 का सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ अवेलेबल है। और ये वाली पीडीएफ आपको रिवीजन में मिलेगी, पीवाईक्यू रिवीजन में। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये वाली पीडीएफ पीवाईक्यू रिवीजन में मिलेगी। यहां पर मैंने कल की भी अपडेट की है, रीड मोर पे क्लिक करेंगे आप। ये पीडीएफ सारी की सारी अवेलेबल है यहाँ पे, ये सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल है यहाँ पे। आप लोग आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड बटन बना हुआ है, डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये देखिए, ये पीडीएफ वगैरह सब है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी पीवाईक्यू आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके अलावा जो क्लास की पीडीएफ है वो भी मैंने आपको बताई, क्विज करना है उसके लिए भी बताया है। तो काफी चीजें हैं, यहीं से ही आपको मिलेगी, कुछ नहीं करना है। और तो जाने से पहले वीडियो को आपने रेटिंग करना है, कैसा लगा वीडियो। और क्या बचा, हो गया कंप्लीट। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलेंगे आपसे, अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।